देखिए, रूस और यूक्रेन के बीच चल रही लड़ाई के 112 दिन अब बीत चुके हैं, लेकिन अब तक सिवाय नुकसान के और कुछ भी नतीजा हासिल नहीं हुआ। यूक्रेन में हथियारों और गोला बारूद की भारी कमी हो गई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अमेरिका सहित तमाम पश्चिमी देशों से मदद की गुहार लगाई एक बार फिर से, और अब अमेरिका ने यूक्रेन को $1 अरब यानी 750 करोड़ रुपए देने की मदद का ऐलान कर दिया। इस बीच देखिए, गुड न्यूज ये निकलकर सामने आ रही है कि चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने फोन पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत की और कहा कि अगर दोनों देश चाहें तो वो युद्ध विराम के लिए मध्यस्थता कर सकते हैं, लेकिन इस बात को लेकर संदेह जताया जा रहा है कि चीन रूस का पक्ष ले सकता है, जिसे अमेरिका पसंद नहीं करेगा। जाहिर सी बात, देखिए। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही लड़ाई का सिलसिला आगे ही बढ़ता जा रहा है। इस जंग के 110 दिन से ज्यादा बीत जाने के बावजूद कोई नतीजा सामने नहीं आया है। जहां यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में रूसी फौज तेजी से आगे बढ़ रही है, तो वहीं दक्षिणी हिस्से में यूक्रेन की सेना ने फिर से अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। यूक्रेन के जबरदस्त पलटवार से रूसी फौज इससे बौखला गई है और वो सेवेरोडोनेत्स्क शहर में आम नागरिकों को निशाना बना रही है। रूसी सैनिक लगातार यूक्रेनी शहरों में मिसाइलें दाग रहे हैं। जंग के 3 महीने से ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद अब यूक्रेन के पास हथियारों की कमी होने लगी है। माइकोलाइव के गवर्नर ने कहा कि यूक्रेनी सेना के पास गोला बारूद नहीं बचा है, लिहाजा रूस से लड़ाई लड़ने के लिए यूक्रेन को और आधुनिक हथियारों की जरूरत है। और इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को $1 अरब यानी 750 करोड़ रुपए मदद देने का ऐलान कर दिया। अमेरिका के रक्षा विभाग के प्रेस सचिव जॉन किर्बी ने कहा कि राष्ट्रपति बाइडेन ने साफ किया है कि यूक्रेन के हितों का हमेशा ख्याल रखा जाएगा। यूक्रेन को दी जाने वाली ये मदद और मिलिट्री इक्विपमेंट की शक्ल में होगी। व्हाइट हाउस ने कहा है कि वो यूक्रेन के हालात पर पैनी नजर बनाए हुए है और उसे किसी भी सूरत में अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि जो बहादुरी यूक्रेन की फौज और वहां के लोग दिखा रहे हैं, वो हम सभी के लिए मिसाल है। President's on the side of the people of Ukraine, and he wants to make sure that that we're doing everything we can to help Ukraine's armed forces succeed on the battlefield, and to give them, if and when this gets to a negotiation, that they have the leverage and the position they need in that. But ultimately, Nadia, that's going to be up to Mr. Zelensky to determine. He is the democratically elected leader of a sovereign state, and their sovereignty is what's at risk right now. And he wants to make sure that that sovereignty is preserved, that they get to decide what that looks like. अमेरिका ने ये भी साफ कर दिया है कि $2.25 करोड़ यानी करीब 200 करोड़ रुपए की दवाइयां, पानी, फूड और वाटरप्रूफ टेंट यूक्रेन को बहुत जल्द भेजे जा रहे हैं। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि उनके देश को यूरोप और नेटो से जो मदद मिल रही है, उसके लिए वो शुक्रगुजार हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि मदद की रफ्तार काफी कम है, इसे और तेज किया जाना चाहिए, यानी ये मदद वक्त पर नहीं मिल पा रही है। Обговорили з президентом Байденом також і тактичну ситуацію на полі бою, і те, як прискорити нашу перемогу. Санкції, політика, економічна взаємодія. Готуємось до нових кроків. नेटो के सेक्रेटरी जनरल जेन स्टोलनबर्ग ने भी पिछले दिनों इस बात को माना था और उन्होंने कहा था कि मदद पहुंचाने में कुछ दिक्कतें आती हैं, जिन्हें दुरुस्त करने की कोशिशें हो रही है। इधर ब्रिटेन के डिफेंस सेक्रेटरी बेन वॉलेस ने
कीव में राष्ट्रपति जेलेंस्की और रक्षा मंत्री रेजनिकोव से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान जेलेंस्की ने ब्रिटेन का यूक्रेन को समर्थन के लिए धन्यवाद किया। ब्रिटेन के डिफेंस सेक्रेटरी ने यूक्रेन की मदद के लिए और अधिक हथियार देने का वादा किया। वहीं यूक्रेन की तरफ से लड़ते हुए पकड़े गए ब्रिटेन के 2 और मोरक्को के 1 नागरिक को रूस की अदालत ने मौत की सजा सुनाई है। ये फैसला रूस के समर्थन वाले यूक्रेन के डॉनबास इलाके में लगी रूसी अदालत ने सुनाया है और जिस अदालत ने ये सजा सुनाई है उसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रिटेन के एडन आस्लिन, शॉन पेनर और मोरक्को ब्राहिम सौदून को सत्ता हासिल करने के लिए हिंसा और आतंकी वारदात का दोषी ठहराया गया है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि फांसी की सजा सुनाकर रूस सौदेबाजी करना चाहता है ताकि वो ब्रिटेन में कैद कुछ रूसियों को छुड़ा सके। उधर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर अपने नागरिकों को छुड़ाएंगे, जबकि ब्रिटिश विदेश मंत्री लिज ट्रस ने सजा को जेनेवा कन्वेंशन का उल्लंघन बताया। हालांकि कई कोशिशों और वार्ताओं के बावजूद रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग को अभी तक रोका नहीं जा सका और अब इस मामले में चीन ने युद्ध रुकवाने की नई पहल शुरू की है। जबकि अभी तक चीन औपचारिक रूप से रूस का समर्थन करता हुआ दिख रहा था, अब जिनपिंग ने यूक्रेन युद्ध खत्म कराने में अहम भूमिका निभाने का प्रस्ताव रखा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिनपिंग ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बातचीत के बाद ये प्रस्ताव पेश किया है। चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग ने कहा, समाधान की दिशा में सभी पक्षों को जिम्मेदार तरीके से काम करना चाहिए। हम विश्व में शांति स्थापित करने के पक्षधर हैं और इसमें सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। ये जानकारी चीन के स्टेट ब्रॉडकास्टर सीसीटीवी के जरिए दी गई है। हालांकि अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि चीन ये मध्यस्थता किस स्तर पर और किस तरह निभाएगा। इस मामले में यूक्रेन से किस स्तर पर बात की गई है या नहीं, ये भी साफ नहीं हो सका है। लेकिन जिस तरह से रूस से चीन की दोस्ती रही है, उसे देखते हुए ये मध्यस्थता संदेह के घेरे में है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो चीन रूस का पक्ष ले सकता है। वहीं अमेरिका चीन के जरिए युद्ध विराम को पसंद नहीं करेगा। ऐसे में ये देखना होगा कि चीन का सीज फायर का ये प्रस्ताव कितना प्रभावी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। यूक्रेन के सेवेरोडोनेत्स्क में दोनों देशों के बीच जंग बहुत तेज है। रूस तकरीबन इस इलाके में अपना कब्जा जमा चुका है और नदी पर बने एक पुल को बारूद से उसने उड़ा दिया, जिससे यूक्रेनी सेना जो है रसद पहुंचाने में उसको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद देखिए यूक्रेनी सैनिक पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि खेर्सन में रूसी सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा और यूक्रेनी सैनिकों ने रूसी फौज को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। चौबीस फरवरी को शुरू हुई रूस यूक्रेन के बीच जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। रूसी सैनिक लगातार यूक्रेनी शहरों में मिसाइलें दाग रहे हैं और इसी बीच सेवेरोडोनेत्स्क में जंग तेज हो गई है। यहां नदी पर बने एक पुल को रूस ने तबाह कर दिया। सेवेरोडोनेत्स्क में फंसे लोग बाहर निकलने के लिए इस पुल का इस्तेमाल कर रहे थे। कहने का मतलब है कि यूक्रेन की सेना ने अपने देश के पूर्वी हिस्से में कंट्रोल करीब करीब खो दिया है। सेवेरोडोनेत्स्क शहर तक यूक्रेनी सेना एक बड़े ब्रिज के जरिए पहुंचती रही थी। अब रूसी सेना ने उसका ये पुल उड़ाकर रसद का रास्ता बंद कर दिया है। यहां बड़ी तादाद में यूक्रेनी सैनिक मौजूद हैं, लेकिन उनके पास हथियारों और गोला बारूद की कमी होती जा रही है। हालांकि यूक्रेन के दक्षिणी हिस्से और खास तौर पर खेर्सन इलाके में रूसी सेना का भी बड़ा नुकसान हुआ है।
Звичайно, російська держава не була би собою, якби просто спокійно спостерігала за нашими зовнішньополітичними успіхами. Знову посилюють газовий тиск на Європу, знову посилюють обстріли українських позицій і мирних міст. Сьогодні били по Миколаєву. Сьогодні били по громадам Дніпропетровської області. Сьогодні били на Харківщині. Російські пропагандисти стали активніше вкидати фейки, щоб спровокувати зневіру в Україні. Але не вірю, що хоча б якийсь із цих фейків здатен спрацювати. हालांकि सेवरोडोनेत्स्क पर कब्जे को लेकर दोनों देशों की सेनाओं में कई दिनों से जंग जारी है। रूस अगर इस हिस्से पर कब्जा कर लेता है तो पूर्वी यूक्रेन पर उसकी पकड़ मजबूत हो जाएगी। लेकिन रूसी सेनाओं को इस इलाके तक पहुंचने में काफी नुकसान हुआ है। I would like to say to the Western countries supplying weaponry to Ukraine, the blood of civilians is on your hands. The tragedy in Donetsk confirms once again that you are fighting a proxy war with Russia with the hands of Ukrainians till the last Ukrainian. न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक सेवरोडोनेत्स्क के जिस ब्रिज को रूसी सेना ने उड़ाया है वो यूक्रेनी सेना के लिए सबसे बड़ा झटका है। लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये कि यहाँ बड़ी संख्या में आम लोग फंसे हैं और रूसी सेना इन्हें टॉर्चर कर सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सेवरोडोनेत्स्क में बड़ी तादाद में आम लोग मारे गए होंगे क्योंकि ये घना बसा हुआ शहर है। वहीं कुछ दिन पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सेवरोडोनेत्स्क को मृत शहर तक कह दिया था। बता दें, रूसी सेना ने यहां भारी हथियारों का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा जंग शहर की सड़कों तक पर लड़ी गई। हालांकि रूसी सेना को भी यहां काफी नुकसान की आशंका है। You know that the Ukrainian military continue to shell civilians. Recently their assaults have intensified. In fact, they never stopped those assaults. And on June 13th, the Kiev regime launched a large-scale shelling of the city of Donetsk and adjacent areas in the Donetsk People's Republic. The Ukrainian military fired around 350 rockets and artillery rounds. This shelling claimed lives of 6 civilians, including a child. More than 30 people were injured, and altogether, since the start of the special military operation, more than 100 civilians died in the territory of Donetsk and Lugansk republics. रूसी सेना के एक अधिकारी का दावा है कि यूक्रेन को पश्चिमी देशों से मिली तोपों को रूस ने तबाह कर दिया है। रूसी अधिकारी के मुताबिक हमले के दौरान नॉर्वे से मिली होवित्जर तोपें और अमेरिका से मिले आर्टिलरी सिस्टम को भी नुकसान पहुंचा है। हालांकि रूस के आसपास पूर्वी यूरोप में नेटो और अमेरिका की सेनाएं तैनात हैं। पोलैंड में नेटो के 1061 और अमेरिका के 5400 सैनिक तैनात हैं। रोमानिया में नेटो के 4500 और अमेरिका के 1000, बुल्गारिया में 200 और अमेरिका के 200, लिथुआनिया में 1100 और अमेरिका के 500, एस्टोनिया में नेटो के 1150 और लातविया में नेटो के 1650 सैनिक तैनात हैं। वहीं जिस खेरसोन शहर पर रूस 1 महीने पहले कब्जा कर चुका था, अब वहां यूक्रेनी फौज की पकड़ फिर से मजबूत हो रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने यूक्रेनी अधिकारियों के हवाले से इसकी पुष्टि भी की है। हालांकि अब भी यूक्रेन की फौज खेरसोन से करीब 20 किलोमीटर दूर है। दूसरी तरफ ये भी सच है कि यूक्रेनी फौज के पास हथियारों की कमी होती जा रही है। लेकिन अमेरिका ने भरोसा दिलाया है कि यूक्रेन की हर कीमत पर मदद की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रूस और यूक्रेन की ये लड़ाई अब दोनों देशों की नाक का सवाल बन चुकी है, क्योंकि पहले पुतिन को भरोसा था कि ये युद्ध जो है 2 हफ्ते से ज्यादा नहीं चलेगा और यूक्रेन सरेंडर के लिए मजबूर हो जाएगा। लेकिन जंग खिंचती ही जा रही है। ना तो पुतिन बातचीत के लिए तैयार हो रहे हैं और ना ही जेलेंस्की पैर पीछे खींचने के लिए तैयार है। तो ऐसे हालात में इस युद्ध का अंजाम क्या होने जा रहा है,
अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। हालांकि सीज फायर की कोशिशें लगातार की जा रही हैं, बावजूद इसके युद्ध थमता हुआ नजर नहीं आता। रूस और यूक्रेन के बीच जंग शुरू हुए 112 दिन हो चुके हैं और अब यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में रूसी सेना तेजी से आगे बढ़ रही है और इसको लेकर यूक्रेन के जेलेंस्की साफ तौर पर खौफ में नजर आ रहे हैं। वहीं सेवेरोडोनेत्स्क पर कब्जे की जंग में भी पुतिन की फौज ही आगे नजर आ रही है, जबकि यूक्रेन की फौज के पास हथियार और दूसरे सामानों की कमी होती जा रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक रूसी फौज के बढ़ने की वजह से यूरोपीय देशों पर भी दबाव बढ़ा है कि वो अब कोई बड़ा फैसला करें ताकि पुतिन को रोका जा सके। हालांकि कुछ यूरोपीय नेताओं का मानना है कि अब भी बातचीत के जरिए कोई नतीजा निकाला जा सकता है। सेवेरोडोनेत्स्क के साथ ही पुतिन की फौज लिसिचांस्क की तरफ भी तेजी से बढ़ रही है। ये पूर्वी यूक्रेन का अहम और संवेदनशील हिस्सा है। इस महीने के आखिर में यूरोपीय देशों के नेता G7 के तहत मिलने वाले हैं। उम्मीद है कि इसमें यूक्रेन की मदद को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कीव शहर के बाहरी हिस्से में मौजूद जंगल में कुछ सामूहिक कब्रें मिली हैं और एक ही कब्र से 7 शव मिले हैं, जिन्हें बचाव कर्मियों ने बाहर निकाल लिया है। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि सभी शव कीव के लोगों की है। इन लोगों को रूसी सैनिकों ने टॉर्चर करने के बाद मौत के घाट उतार दिया और खास बात यह है कि कीव का ये बाहरी हिस्सा एक फेमस पिकनिक और टूरिस्ट स्पॉट था। यहाँ आमतौर पर कीव के लोग छुट्टियों का लुत्फ उठाने आते थे। Україна отримала вагоме рішення про підтримку і цими державами статусу кандидата у члени Євросоюзу. Для нас 3 держави ухвалили таку спільну заяву. Фактично на сьогодні ми вже настільки наблизились до отримання цього статусу, як не можна було і мріяти ще навіть декілька років тому. Україна зробила усе, що тільки можна було, щоб отримати кандидатство. І сьогодні у зверненні до парламенту Чехії я підкреслив, що відповідь нам по кандидатству – це буде відповідь Євросоюзу не тільки Україні, але й самому собі, своєму майбутньому Європейського Союзу. हालांकि युद्ध में मौतों के आंकड़ों को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। युद्ध में मौतों के आंकड़ों को लेकर कई अलग अलग दावे हो रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन में अब तक 5,500 से ज्यादा नागरिकों की मौत हो चुकी है, जबकि 10,000 से ज्यादा घायल हैं। वहीं द वर्ल्ड नंबर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक युद्ध में 35,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इनमें यूक्रेन के सैनिक भी शामिल हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का दावा है कि उसके 200 सैनिक रोजाना शहीद हो रहे हैं। यूक्रेन का तो ये भी दावा है कि अब तक इस युद्ध में रूस के 40,000 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं और 20,000 सैनिकों को हिरासत में लिया गया है। हालांकि रूस की तरफ से इस तरह के आंकड़े अभी तक नहीं जारी किए गए हैं, लेकिन सवाल है कि अगर इसी तरह से जंग चलती रही तो क्या रूस पूरी तरह से यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा? ऐसा इसलिए क्योंकि इस युद्ध के कारण रूस ने काफी कुछ दांव पर लगा दिया है। जहां एक तरफ अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी जैसे पश्चिमी देश यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका सहित कई देशों ने रूस पर कई कड़े प्रतिबंध भी लगा दिए हैं। यही नहीं, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी अपने कदम पीछे खींचने के लिए तैयार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।